हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप सब स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैकेनिक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले आपको काइनेमेटिक्स और प्रोजेक्टाइल की डिटेल बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपका डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत यूज़ होता है, ठीक है ना, वो भी लेक्चर आप पढ़ लेना। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे। देखो, अभी तक आप पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स और प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब क्या था वहाँ? क्या पढ़ रहे थे आप? एक पार्टिकल है, एक बॉडी है, उसके पास स्पीड है, ठीक है ना। उसके पास क्या है? स्पीड है। उसकी जो स्पीड है तो कहाँ से आई? ये तो नहीं पढ़ा आपने। हमने ये पढ़ा कि एक पार्टिकल है या एक बॉडी है, उसको प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है ना। उसको क्या किया गया? प्रोजेक्ट किया गया। और वो क्या कर रही है? प्रोजेक्ट करने के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है। क्या कर रही है? प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर मैंने एंगल में प्रोजेक्ट किया, अगर मैंने सीधा प्रोजेक्ट किया तो क्या कर रही है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन कर रही है, सही है। तो उसके पास स्पीड कहाँ से आई, ठीक है ना। या फिर आपने ये पढ़ा होगा कि एक बॉडी है, उसके पास स्पीड थी u, इनिशियल स्पीड u थी, ठीक है ना। फिर फाइनल स्पीड क्या हो गई? v हो गई। क्या हो गई? v हो गई। तो इस बॉडी की स्टेट चेंज हुई। क्या हुई? इस बॉडी की स्टेट चेंज। इसके पास वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड थी, मान लो 3 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इस बॉडी की क्या चेंज हुई बेटा? स्टेट चेंज हुई, ठीक है ना। कौन सी स्टेट? यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट। कौन सी स्टेट बेटा? यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में तो कांस्टेंट स्पीड रहती है। यूनिफॉर्म मोशन में कैसी स्पीड रहती है? कांस्टेंट रहती है। 2 है तो 2 ही रहेगी, ठीक है ना, पक्की बात है। तो अभी तक तो आप पढ़ रहे थे कि एक बॉडी की स्टेट चेंज होती है, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी आती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में डायनामिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? इसको डायनामिक्स भी बोलते हैं। हम डायनामिक्स पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? डायनामिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे? कॉज ऑफ मोशन, कि मोशन हो किस कारण से रहा है, मोशन की वजह क्या है, मोशन होने की वजह क्या है, या यूनिफॉर्म स्टेट उसकी चेंज होने की वजह क्या है, ठीक है। कॉज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? कॉज, ठीक है। कोई भी बॉडी चलती है तो उस पर फोर्स लगता है तभी बॉडी चलती है। अगर वो आपने पढ़ा होगा न्यूटन के फर्स्ट लॉ कहता है कि बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट विल रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट अनटिल अनलेस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, ठीक है ना। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, इट इज इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इट विल कंटिन्यू टू रिमेन, इट विल रिमेन इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, ठीक है ना। तो मोशन का कॉज होता है बेटा फोर्स। क्या होता है? फोर्स, सही बात है। अब फोर्स क्या होता है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपने पढ़ लिया कि मोशन का कॉज क्या होता है? फोर्स। अब फोर्स क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बहुत आराम से पढ़ना होगा आपको, ठीक है। सबसे पहली बात, फोर्स क्या होता है? लिखो, फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स इज अ पुश और पुल। Force is a push or pull by which a body or particle, body ले सकते हो या particle ले सकते हो, will change its state of rest, its state of यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन, ठीक है। फोर्स एक पुश और पुल है जिसके कारण से पार्टिकल या बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट बदलता है। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट से हट सकता है, ठीक है ना। यह टेंडेंसी होती है। ऐसा नहीं है कि फोर्स लगाने पे एक बॉडी चल ही पड़ेगी, एक बॉडी चल ही पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिपेंड करता है फोर्स कितना लगा रहे हो। जैसे आपको समझाता हूँ एक सिंपल सी बात, ठीक है ना। एक सिंपल सी बात समझाता हूँ। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ कि ये पीस ऑफ पेपर है। क्या है ये? देखो मेरे हाथ में ये पीस ऑफ पेपर है। क्या है? पीस ऑफ पेपर और ये मार्कर है, ठीक है। मैं दोनों पे क्या करूँगा? फोर्स लगाऊंगा, ठीक है। मैंने अपनी फूंक से दोनों पे फोर्स लगाया। इस पर लगाया पहले तो नहीं, स्टेट चेंज हुई इसकी। इस पर लगाया, इसकी स्टेट चेंज हुई, ये मोशन में आ गया, है ना। तो डिपेंड करता है कि आप फोर्स कितना लगा रहे हो और किस पे लगा रहे हो, ठीक है ना। फोर्स तो इस पे भी लगा है। अब ऐसे नहीं कह सकते कि इस पे फोर्स नहीं लगा है। फोर्स इस पे भी लगा है लेकिन इसने अपनी स्टेट चेंज नहीं करी है, ठीक है ना। तो स्टेट चेंज करे या फिर टेंडेंसी हो उसके पास अपनी स्टेट चेंज करने की,
या फिर टेंडेंसी हो उसके पास अपनी स्टेट चेंज करने की, ठीक है ना। वो स्टेट रेस्ट की भी हो सकती है, वो स्टेट यूनिफॉर्म मोशन की भी हो सकती है, और डायरेक्शन भी बदल सकता है, और डायरेक्शन भी बदल सकता है फोर्स के कारण, ठीक है ना। फोर्स के बारे में छोटी छोटी बातें और जान लेते हैं, ठीक है। फोर्स से क्या होता है, फोर्स से आप किसी बॉडी का मैग्नीट्यूड बदल सकते हो। क्या बदल सकते हो, मैग्नीट्यूड। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉडी 2 मीटर पर सेकंड चल रही है, उस पर फोर्स लगा के उसको 3 मीटर पर सेकंड से चला सकते हो आप। या फिर एक बॉडी मान लो 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, उस पर अपोजिट फोर्स लगा के आप उस बॉडी की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड कर सकते हो, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। आप मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हो। क्या चेंज कर सकते हो, मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। मान लो एक बॉडी इधर जा रही है, फोर्स लगा के आप उसकी डायरेक्शन इधर कर सकते हो, सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बॉडी की शेप चेंज कर सकते हो, आप बॉडी का साइज चेंज कर सकते हो, किससे, फोर्स लगाने से। फोर्स लगाने से आप ये सारे इफेक्ट्स ला सकते हो बॉडी के अंदर, ठीक है बेटा। अब फोर्स की बारे में छोटी छोटी बात, एक आधी और बात कर लेता हूँ मैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होनी जरूरी है हर चीज़ के लिए, मेजर करने के लिए, है ना। सही बात है। जैसे लेंथ की यूनिट मीटर होती है, क्या होती है, मीटर। हम पता है कि 1 मीटर कितना होता है, 2 मीटर कितना होता है, ठीक है ना। नापने के लिए कोई ना कोई यूनिट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ऐसी फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। न्यूटन नाम के साइंटिस्ट थे, आप जानते हो। उनके सिर पर एप्पल गिरा था, तो उनको हुआ कि ये एप्पल क्यों गिरा है, कोई ना कोई उसको खींच रहा है, कोई बॉडी, ठीक है ना, जिसके कारण से एप्पल गिरा है, नीचे ही क्यों आया एप्पल, ठीक है। तो ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। सारी बातें डिटेल में करेंगे आराम आराम से। CGS यूनिट क्या होती है, CGS यूनिट होती है डायन। ये डायन नहीं है, डाइन है। क्या है ये, डाइन। ये वो वाला डायन नहीं है, ठीक है ना। और एक बात और बता दूं मैं, ठीक है। आप हल्का फुल्का आपने पढ़ा होगा 9-10 में, फोर्स MA होता है। क्या पढ़ा होगा, MA। हालांकि फोर्स MA ही खाली नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। फिलहाल आप इतना हल्का सा जानते हैं, इसको हम लेके चलेंगे। तो मास की यूनिट होती है SI में kg, ठीक है। एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हो कि 1 किलोग्राम का एक्सेलरेशन जब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब उस पर कितना फोर्स लगाया होगा, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा। कितने न्यूटन का फोर्स लगाया होगा, 1 न्यूटन का, ठीक है ना। CGS में है तो ये किलोग्राम का क्या होगा, ग्राम, मीटर का होगा सेंटीमीटर, और ये सेकेंड ही होगा, ठीक है ना। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है डायन। किसके बराबर होता है, डायन, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डायन के बराबर होता है। 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डायन के बराबर होता है, ठीक है। 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डायन के बराबर होता है। कोई इसको प्रूव कर सकता है, बहुत आसान है इसको प्रूव करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करोगे आप, न्यूटन की जगह लिखो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर का पर नीचे ले जाओ इज इक्वल टू, ये न्यूटन है। अब किलोग्राम को ग्राम में करोगे तो कितना लिखोगे, 1000, तो 1 2 3 लिख दिया आपने, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में करोगे कितना, 100, तो 100 कर दिया, अपॉन सेकंड का स्क्वायर है, ठीक है ना। ये किस में हो चुका है, ग्राम और सेंटीमीटर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, तो 10 की पावर 5 डायन। 10 की पावर 5 डायन किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है। कोई खास बात नहीं बता रहा हूँ, बड़ी सड़ी हुई बातें बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आगे जाके खास बातें हम करेंगे, ठीक है। फोर्स के बारे में आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि फोर्स के बारे में पूर्ण ज्ञान जो है वो क्या है, मैं बता देता हूँ आपको। फोर्स क्या करता है, फोर्स किसी बॉडी की, फोर्स के पास मैग्नीट्यूड होता है, समझो। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सबसे बड़ी बात, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके पास क्या होगा, क्या क्या होगा बताओ। फोर्स का वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा फोर्स के पास, मैग्नीट्यूड होगा, और डायरेक्शन भी होगी। जिन बॉडीज़ के पास या फिर जिन क्वांटिटीज़ के पास समझो मैग्नीट्यूड होता है, वो क्या होती हैं, स्केलर होती हैं। जिनके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, वो क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो फोर्स का अगर पूर्ण ज्ञान चाहिए तो फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता होना चाहिए। फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता होनी चाहिए, तब आप कहोगे कि फोर्स का पूर्ण ज्ञान है। इसके अलावा एक चीज़ और पता होनी चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। हालांकि इसकी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी आपको रोटेशन मोशन में, फिर भी मैं हल्का सा बता देता हूँ। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स,
यही पता होना चाहिए आपको, ठीक है। हालांकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में इसकी कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी, रोटेशन मोशन में इसकी जरूरत पड़ेगी। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो मैं कैसे समझाता हूँ। जैसे सिंपल सी बात समझो कि ये एक ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक रख दिया, क्या रख दिया, एक ब्लॉक रख दिया यहाँ पे। ये ब्लॉक पड़ा है ग्राउंड के ऊपर, टेबल के ऊपर पड़ा है, ग्राउंड के ऊपर पड़ा है, कुछ भी मान लो, एम मास का। कितने मास का, एम मास का, सही है। इसके ऊपर फोर्स लगाया मान लो कुछ एफ, डायरेक्शन आपको दिख रही है फोर्स की, उधर है, डायरेक्शन क्या है, उधर है। फोर्स लगा इस पॉइंट पे, फोर्स लगा बेटा इस पॉइंट पे। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब समझा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। यही फोर्स देखो, मैंने मैग्नीट्यूड भी यही रखा, एफ रखा, और डायरेक्शन भी उधर ही रखी, ठीक है। लेकिन इसका इफेक्ट अलग हो सकता है। देखो कैसे, अगर मैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदल दूँ, यहाँ लगाऊँ फोर्स, अगर मैं यहाँ फोर्स लगाऊंगा तो इसका इफेक्ट अलग होगा, इसका इफेक्ट अलग होगा, इसका इफेक्ट अलग होगा। लेकिन दोनों बार देखो मैंने फोर्स बराबर मैग्नीट्यूड का लगाया है। मान लो 2 न्यूटन का लगाया है तो 2 न्यूटन यहाँ लगाया है, 2 न्यूटन यहाँ लगाया है। यहाँ की तरफ किस डायरेक्शन में लगाया है, सामने की तरफ लगाया है। यहाँ भी किस डायरेक्शन में लगाया है, सामने की तरफ लगाया है। क्या बदल गया है, क्या बदल गया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की, फोर्स किस पॉइंट पर लग रहा है, फोर्स किस पॉइंट पर लग रहा है। तो यहाँ के बजाय यहाँ पर ज़्यादा टेंडेंसी है रोटेट होने की, ये यहाँ घूम सकता है, ठीक है ना। आप करके भी देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, सही है। वो क्यों घूमता है आगे आगे की बातें मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको। तो फोर्स के बारे में पूर्ण ज्ञान होने का मतलब है फोर्स का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए कि कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि कहाँ लग रहा है फोर्स, ठीक है। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी पता होना चाहिए। हालांकि इसकी ज़रूरत ज़्यादा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में नहीं पड़ेगी, इवन ज़्यादा क्या पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। रोटेशन मोशन में इसकी जरूरत पड़ेगी, वहाँ मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में बातें करूँगा, ठीक है। चलो आपको पता लग गया सब कुछ फोर्स के बारे में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ फोर्स। किस पे आते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स की। फोर्स के टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स। देखो फोर्स कितने टाइप के होते हैं, फोर्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। फोर्स होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है बेटा एक, ठीक है। क्या होता है बताऊंगा, हल्का सा बताऊंगा, बाकी तो एक अलग ब्रांच है फिजिक्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ऊपर, ठीक है ना, वहाँ पढ़ेंगे ही। हल्का सा बता दूंगा क्या होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, ठीक है। 4 वैरायटी बता देता हूँ फोर्स की, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स भी होता है, कांटेक्ट फोर्स भी होता है, ठीक है। हल्का फुल्का सबके बारे में बताऊंगा, चिंता मत करो। न्यूक्लियर फोर्स भी होता है, न्यूक्लियर फोर्स भी होता है, ठीक है। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली बात मैं बताता हूँ आपको, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में सबने सुना होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में मैं पहले बता देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ भी आ जाए, ठीक है। सब जानते हैं ग्रेविटेशन फोर्स में फॉर्मूला क्या होता है, G m1m2/r²। सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि हर 2 बॉडीज यूनिवर्स में कोई भी 2 बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, ग्रेविटेशन फोर्स ये होता है। कोई भी 2 जहान की बॉडी कहीं पे भी हों, एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। ये ग्रेविटेशन फोर्स का लॉ है, ठीक है। चाहे वो अर्थ और मून हो, अर्थ और सन हो, मून और सन हो, कुछ भी हो, ठीक है। इवन मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को भी ये कैमरा अट्रैक्ट कर रहा है, मैं कैमरे को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हर दोनों बॉडी, कोई भी 2 बॉडीज है यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अब आप पूछोगे सर कि पेन को ड्रॉप करने से पेन तो नीचे चला जाता है, ठीक है, तो आप कैमरा के पास क्यों नहीं जा रहे, या कैमरा आपके पास क्यों नहीं आ रहा। मेरे पास सारी बातों के पूर्ण तरीके से जवाब है, मैं एक करके सारे दूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो अर्थ के बारे में बताता हूँ मैं, देखो ध्यान से सुनो। ये अर्थ है, मान लो क्या है ये अर्थ। सबसे पहली बात मैं एक बात और बताऊंगा आपको कि अर्थ अपने सेंटर से अट्रैक्ट करती है। कहाँ से अट्रैक्ट करती है, सेंटर से, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी यहाँ पड़ी है, मान लो यहाँ पड़ी है बॉडी, ये बॉडी यहाँ पड़ी है, ठीक है। तो अर्थ इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और इवन ये बॉडी भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है ना। क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर अर्थ बॉल अर्थ को, ये बॉल है मान लो, ये बॉल अर्थ बॉल को अट्रैक्ट कर रही है, तो बॉल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रही है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि बराबर फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं। जितना फोर्स अर्थ बॉल पे लगाती है, बॉल भी उतना ही फोर्स
अर्थ पे लगाती है। इक्वल एंड अपोजिट एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, लेकिन अलग अलग बॉडीज पे होते हैं। देखो अलग अलग बॉडीज पे, बॉल ने, मान लो अर्थ ने एक्शन किया बॉल पे, फोर्स लगा के नीचे, तो बॉल ने रिएक्शन किया अर्थ पे ऊपर, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर बॉल तो नीचे चली जाती है, तो बॉल नीचे क्यों जा रही है, अर्थ ऊपर आ जाए। जब बराबर का फोर्स लग रहा है, जब बराबर का फोर्स लग रहा है तो दोनों एक दूसरे को बराबर फोर्स से ट्रीट कर रहे हैं। अर्थ है और ये मार्कर है, तो मैं मार्कर छोड़ता हूँ तो मार्कर नीचे क्यों जाता है, अर्थ ऊपर क्यों नहीं आ जाती, उसका कारण समझो। देखो सबसे पहली बात, इसने इसको अट्रैक्ट किया, इसने इसको क्या किया बेटा, अट्रैक्ट किया। हमेशा अट्रैक्शन सेंटर की तरफ होगा, ध्यान रखना। कोई बॉडी यहाँ पर है, कोई बॉडी यहाँ पर है, तो अर्थ इसको नीचे नहीं खींचेगी, सेंटर की तरफ खींचेगी, समझे। कोई बॉडी यहाँ पे है तो अर्थ इसको नीचे नहीं यहाँ नीचे नहीं चला जाएगा, ये सेंटर की तरफ जाएगा। अर्थ हमेशा किस तरफ अट्रैक्ट करती है, टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर। सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ ये फोर्स कितना होता है। देखो फोर्स होता है G, इसका मास ले लो m, अर्थ का मास ले लो me। अर्थ का मास होता है 6 × 10⁻24 किलो, ये अर्थ का मास होता है। दिस इज द मास ऑफ अर्थ। 6 × 10⁻24, 10⁵ में 1 लाख बन जाता है। 10⁵ में कितना बन जाता है, 1 लाख। तो अब समझ जाओ कितना मास होता है अर्थ का, ठीक है ना। खैर, तो बॉडी का मास हो गया, ये बॉल का मास हो गया छोटा m, ठीक है। ये मास किसका हो गया, अर्थ का हो गया। अपॉन सेपरेशन, सेंटर से खींच रहा है तो ये सेपरेशन है r। अर्थ का रेडियस, अर्थ का रेडियस कितना होता है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। अर्थ का रेडियस कितना होता है, 6400 किलोमीटर। कितना होता है बेटा, 6400 किलोमीटर। चलो बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करो, ये फोर्स मैं पढ़ रहा हूँ बॉल के ऊपर, किसके ऊपर पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखना, बॉल के ऊपर, बॉल के ऊपर पढ़ रहा हूँ। इतना ही फोर्स लग रहा है किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। मैं बराबर बोल रहा हूँ, मैं अलग बात नहीं करूँगा। जितना फोर्स बॉल पे लग रहा है उतना ही फोर्स अर्थ पे भी लग रहा है। मैंने बराबर रखे हैं, मैंने कोई अलग नहीं रखा, ठीक है। चलो 1 बाय 1 बात करते हैं। तो पहले बॉल का पढ़ूंगा, तो बॉल का मास इंटू एक्सेलरेशन बॉल का इज इक्वल टू Gm_me अपॉन RE²। आप अच्छे से जानते हो ये किसके ऊपर फोर्स लगा, बॉल के ऊपर लगा। तो बॉल के ऊपर फोर्स का मतलब क्या होता है, बॉल का मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, ठीक है। अर्थ के ऊपर पढ़ूँ तो अर्थ का मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, इंटू एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ सेम बराबर है। चलो बहुत सुंदर, Gm_me अपॉन में RE²। ध्यान समझो, इस G की वैल्यू कितनी होती है, इस G की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11। कितनी होती है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अर्थ और मून में भी यही है जी, ठीक है ना। 2 बॉल्स के बीच में भी यही जी है, अर्थ और सन के बीच में भी यही है, प्लैनेट्स के बीच में भी यही जी है। ये जी फिक्स है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू नहीं बदल सकती, इसकी वैल्यू बदल नहीं सकती। चलो मैं एक बात करता हूँ, पहले बॉल का एक्सेलरेशन निकालता हूँ। तो ये कट गया, तो जब मैं डालूंगा यहाँ 10⁻−11, देसी तरीके समझो, जी की वैल्यू लगभग 6 को भूल जाओ, ये बड़ा छोटा नंबर है, इसके ऊपर ध्यान देंगे। यहाँ डाला 10⁻−11, अर्थ के मास की जगह डाला 10⁻24, 6 को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बड़े बड़े नंबर पे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। 10 की पावर की बात कर रहा हूँ, ऑर्डर निकाल रहा हूँ। तो -11 और 24, -11 और 24 कितना होता है, 13। तो ऊपर आ गया 13, कितना आ गया ऊपर, 13, ठीक है। ध्यान रखना ऊपर 13 आ गया। नीचे रेडियस 6400 किलोमीटर, तो 6400 किलोमीटर का मतलब 10⁻3 हो गया। कितना हो गया, 10⁻3। अब 3 ये और 2 ये 5, 3 ये और 2 ये 5। एक काम करो, इसको और सुंदर बना लो, 6 पॉइंट कर लो और इसको 4 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी तो कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो 4 और 2 6 हो गए, 6 पॉइंट के ऑर्डर में रखते हैं, क्योंकि 6 था, ये भी 6 था, तो इसको भी मैंने 6 के ऑर्डर में रखा, ठीक है ना। 64 के ऑर्डर में नहीं रखा। खैर, तो 4 और 2 6, अब नीचे करोगे 6 का स्क्वायर तो होगा 12, ऊपर क्या था 13, 13/12, 10⁻13/10⁻12 यानी 10 के आसपास। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल आपने सॉल्व करके निकाला भी हुआ है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है डाटा लेने के बाद। ये 6 भी ले लो, ये 6.67 भी ले लो, ये 6.4 भी ले लो, ये सारा लेने के बाद वैल्यू आ जाती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर चर्चा करूँगा, ध्यान से देखना। अर्थ के मास से अर्थ का मास कट गया, ऊपर आया 10⁻11, जी तो छोटा जी तो 10⁻11 है। ये बॉल कितने ग्राम कितने किलो की होगी, 1 किलो की, 10 किलो की, 1 किलो की मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 10⁻11 नीचे है 10⁻12, क्योंकि 10⁻6 तो यही है, और उसका स्क्वायर करूँगा 10⁻12।
ऊपर है 10 की पावर -11, तो ऊपर जाएगा जब ये तो 10 की पावर -12 बनेगा, और 10 की पावर -11 पहले से, 10 की पावर -23 कितना छोटा नंबर है, 10 की पावर -23 24 कितना छोटा नंबर है। अरे यार 1/10 होता है तो 10 की पावर -1 होता है, 1/100 होता है 10 की पावर -2 होता है, 1/1000 होता है 10 की पावर -3 होता है, 10 की पावर -24 कितना छोटा नंबर है। इसीलिए अर्थ का एक्सेलरेशन लगभग 0 होता है और बॉल का एक्सेलरेशन 9.8 होता है। हालांकि फोर्स दोनों में बराबर लग रहे हैं, फोर्स दोनों पे क्या लग रहे हैं, बराबर लग रहे हैं। खैर, तो आपको ये समझ में आया कि फोर्स बराबर लगते हैं, जितना बॉल अर्थ पे लगाती है उतना ही अर्थ बॉल पे फोर्स लगाती है, सबसे बड़ी बात, ठीक है ना। बॉल अर्थ की तरफ चली जाती है, अर्थ बॉल की तरफ क्यों नहीं आती मैंने वो भी समझा दिया आपको, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक, ठीक है पक्का। तो आपको समझ में आया कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, ये आपने पढ़ना है, आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है सही है। तो ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में मैंने चर्चा कर ली, फिलहाल के लिए ये चर्चा काफ़ी है। आगे ग्रेविटेशन फोर्स एक नया चैप्टर आएगा, उसमें मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा इन सब बातों के बारे में, ठीक है। चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में चर्चा करते हैं। ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ये लगता है दो चार्जेस के बीच में, दो चार्जेस के बीच में, जैसे पॉजिटिव चार्ज हैं दो, तो दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, दो नेगेटिव हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दूसरे के तरफ अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, किसके बीच में लगता है, चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है बेटा, चार्जेस की वजह से लगता है ये फोर्स, सही है। कूलम लॉ के बारे में हमने पढ़ा भी हो शायद अगर, तो फोर्स होता है K(Q1Q2)/r², K(Q1Q2)/r², Q1 चार्ज है, Q2 दूसरा चार्ज है, दो चार्जेस की बात हो रही है, Q1 Q2। ये अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ये रिपेल भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स की खास बात होती है कि अट्रैक्ट ही करता है हमेशा, कभी रिपेल नहीं करता, हमेशा अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात होती है कि रिपेल भी कर सकता है और अट्रैक्ट भी कर सकता है, दोनों काम कर सकता है, सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिपेल्शन भी ला सकता है और अट्रैक्शन भी ला सकता है, ठीक है। मैं एक बात और बता दूं, इस ग्रेविटेशन फोर्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत बड़ा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत बड़ा होता है, ठीक है। इस बात का आपके बारे में पता होना चाहिए कि ये जो K होता है ना यहाँ पर, ये कांस्टेंट ये जैसे यहाँ पे G था, ये G ग्रेविटेशन कांस्टेंट था, इसकी वैल्यू 10 की पावर -11 के आसपास होती है ना, -11। ये जो K होता है ना यहाँ पर कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 10 की पावर 9 के आसपास होती है, 10 की पावर 9 के आसपास होती है, ठीक है। तो ये फोर्स एज कंपैरिजन टू ग्रेविटेशन फोर्स बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। मैं आपको ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि मान लो ये दो चार्ज पड़े हैं, ठीक है, इनका कुछ ना कुछ मास भी होगा क्या, नहीं होगा। अब दो पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल करेंगे। अब किसी बच्चे का दिमाग चल सकता है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये रिपेल कर गए, दोनों सेम साइन है दोनों का, दोनों पॉजिटिव है, रिपेल कर गए, इनका कुछ ना कुछ मास भी तो होगा, हर चीज़ का कुछ ना कुछ मास तो होता है। अब मास है तो ग्रेविटेशन फोर्स भी लगेगा, तो दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे। अब कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर अट्रैक्ट भी तो होते हैं, अगर ये रिपेल होते हैं तो अट्रैक्ट भी तो होते हैं। भैया अट्रैक्ट ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से होते हैं और रिपेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से होते हैं, लेकिन नेट देखा जाता है तो ये रिपेल ही कर रहे होते हैं। क्यों रिपेल ही कर रहे होते हैं, मैंने अभी भी बताया कि ग्रेविटेशन फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है, ये 10 की पावर -11 ऑर्डर का है और ये 10 की पावर 9 ऑर्डर का है। इलेक्ट्रिक फोर्स किसके ऑर्डर का है, 10 की पावर 9 ऑर्डर का है। खैर, तो फिलहाल आप इतना ही समझो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्जेस की वजह से लगता है, एटम्स के ऊपर जो चार्ज होते हैं, ठीक है ना, उनके आपस में रिपल्शन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, उनमें लगता है, ठीक है। अब मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ कॉन्टैक्ट फोर्स की। किसके बारे में बात बताने जा रहा हूँ, कॉन्टैक्ट फोर्स की। हालांकि मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होता है नेचर में, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होता है, इसको अलग कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में इसको डिटेल में पढ़ना है, मेरे काम का फिलहाल ये है, इन चारों में ये काम का है। देखो ये 12th के 5 चैप्टर में आएगा, 12th के शुरू के 5 चैप्टर में यही पढ़ोगे आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ोगे 12th के शुरू के 5 चैप्टर लगातार आप यही पढ़ रहे होगे, ठीक है ना। ग्रेविटेशन फोर्स 11th के चैप्टर नंबर 7, 8 आएगा, पूरा चैप्टर में यही पढ़ोगे आप, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ोगे। न्यूक्लियर फोर्स एक अलग चैप्टर है 12th की लास्ट में, 12th लास्ट, जब 12th खत्म होने वाली होती है तो लास्ट चैप्टर है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना। तो अभी तो 11th में हो आप लोग, तो ना तो इसके बारे में जान सकते हो और ये भी बाद में आएगा, मैंने हल्का फुल्का बता दिया है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। ये मैं बता देता हूँ आपको कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होता है, ये
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होता है। कॉन्टैक्ट नाम से ही समझ में आ रहा है कि कॉन्टैक्ट होगा दो बॉडी के बीच में तो फोर्स लगेगा, कॉन्टैक्ट होगा दो बॉडी के बीच में तो फोर्स लगेगा। अब कैसे लगेगा उसके बारे में बताता हूँ, न्यूक्लियर फोर्स फिर ब्रांच में पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो मैं कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बातें करता हूँ। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या पढ़ेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स। ये कॉन्टैक्ट फोर्स होता है 3 टाइप का जो हमें पढ़ना है। कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है वो 3 टाइप का होता है जो हमें पढ़ना है। एक होता है नॉर्मल रिएक्शन, आपको इन सब का पूर्ण ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अगर इनमें से एक का भी पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ तो चैप्टर नहीं समझ में आने वाला, चैप्टर समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है ना। नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन और फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। मैं 1 बाय 1 सारे बताऊंगा, ठीक है ना, 1 बाय 1 सारे बताऊंगा। फिलहाल बात करता हूँ कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। पहले मैं एक बात और बता दूँ, होता ये एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है। बेसिक सी बातें करूंगा, अभी मैं कोई डिटेल में बातें नहीं करूंगा, डिटेल में साथ साथ करता जाऊंगा जैसे जैसे टॉपिक आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि पूरा का पूरा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इन्हीं 3 टॉपिक के ऊपर घूम रहा है, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 जैसे जैसे टॉपिक आएंगे वैसे वैसे डिटेल में बातें करता जाऊंगा मैं। सबसे पहली बात, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा है कॉन्टैक्ट, दो बॉडी के बीच में कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। चलो एक काम करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाता हूँ। ये मैंने टेबल ले लिया, ध्यान समझना, ये टेबल है और टेबल के ऊपर रख दिया ब्लॉक। ये टेबल के ऊपर एक ब्लॉक पड़ा है, इस ब्लॉक का मास है कुछ m, 1 किलो 2 किलो कुछ भी हो सकता है, मैंने m मान लिया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इस टेबल और ब्लॉक में कांटेक्ट है या नहीं? बिल्कुल कांटेक्ट है, इस टेबल में भी और ब्लॉक में कांटेक्ट है। तो अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे, इस हिस्से को माइक्रोस्कोप से देखोगे, घुस के देखोगे इसके अंदर, तो इतना ये स्मूथ नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा रफ है, ठीक है ना। आपको क्या नजर आएगा, आपको डिटेल में समझाता हूँ, ध्यान से देखना, रियलिटी है ये, आपको ऐसे से नजर आएगा। माइक्रोस्कोप से देखोगे तो, ठीक है ना। और नीचे से आपको ये टेबल भी ऐसे सीधा नजर नहीं आएगा, टेबल बिल्कुल प्लेन नहीं है, जितनी मर्जी फिनिशिंग कर दो, ठीक है ना, वो भी थोड़ा ऐसे ऐसे रहेगा। बड़े माइक्रोस्कोप से देख रहा हूँ, इस हिस्से को मैंने माइक्रोस्कोप से जूम करके देखा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा नजर आता है, ऐसा नजर आता है। तो देखो इसके मोलेक्यूल हैं कि नहीं? अरे किसी ना किसी चीज़ से तो बनाई है ना ब्लॉक, तो ब्लॉक के मोलेक्यूल हैं। देखो ये मोलेक्यूल्स हैं ब्लॉक के, करोड़ों अरबों खरबों मोलेक्यूल्स हैं। हर चीज़ मैटर से मिलकर बनी है, मैटर मोलेक्यूल से मिलकर बना है, मोलेक्यूल एटम से मिलकर बना है, सब जानते हैं। एटम फिर इलेक्ट्रॉन्स है एटम के अंदर, है ना, सब कुछ है। ऐसी टेबल के भी मोलेक्यूल है, टेबल के भी क्या है? मोलेक्यूल, ठीक है। तो ये ब्लॉक का मोलेक्यूल और टेबल के मोलेक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन, इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन बोल सकते हो, इंटर मोलेक्यूल अट्रैक्शन भी बोल सकते हो, इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन भी बोल सकते हो, इंटर मोलेक्यूल अट्रैक्शन भी बोल सकते हो, सही बात है। तो दूसरे को क्या कर रहे हैं? ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, मोलेक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो कॉन्टैक्ट फोर्स पहली बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है नेचर में। कैसा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में होता है, ठीक है। अब मैं आपको और बताता हूँ थोड़ा सा इसमें। बेसिकली क्या होता है, ये मोलेक्यूल एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं, ऐसे बाइंड, ये बाइंड हो रखे हैं, अट्रैक्शन की वजह से क्या हो रखे हैं? बाइंड हो रखे हैं। तो आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, एक मोटी बुक रख दो यहाँ पे, मोटी बुक टेबल के ऊपर रख दो, आपने हल्का सा फोर्स लगाया, बिल्कुल हल्का सा फोर्स, एकदम ऐसे टेबल के ऊपर हल्का सा बुक पड़ी है, मोटी बुक पड़ी है, उस पर हल्का सा फोर्स लगाया, क्या बुक चलेगी? नहीं चलेगी। फोर्स तो लगाया, अब फोर्स लगाया तो चलनी चाहिए बुक, नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि टेबल के मॉलिक्यूल्स और बुक के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। उस बॉन्डिंग को आपको तोड़ने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आप उस बॉन्डिंग को तोड़ पा रहे हो, उतना फोर्स लगा पा रहे हो, तो ही, उससे ज़्यादा लगा पा रहे हो या फिर, तो ही ये ब्लॉक मूव करेगा, तो ही क्या करेगा? ये ब्लॉक मूव करेगा। यही होती है फ्रिक्शन फोर्स, यही होती है फ्रिक्शन फोर्स। समझ में आया फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? पक्का? फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बेटा? हुआ क्या है, इस बॉन्डिंग को आपको तोड़ना है, इस बॉन्डिंग को आपको तोड़ना है। तो आप अगर आगे फोर्स लगा रहे हो, ध्यान से समझो, अगर आप आगे फोर्स लगा रहे हो और ये नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगा रही है अपना?
बेटा टेबल ब्लॉक को फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये लॉकिंग हो रखी है। क्योंकि क्या हो रखी है? लॉकिंग हो रखी है। मैं आगे फोर्स लगाता हूँ, कोई चीज़ नहीं चल रही है, इसका मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स उसको अपोज कर रहा है, इसको क्या कर रहा है? इस फोर्स को अपोज कर रहा है। तो उस फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है? तो इस ब्लॉक के ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर, ब्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं, तो ब्लॉक पे अगर फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन अपोजिट लग रही है। सही बात है, ब्लॉक पे फ्रिक्शन क्या लग रही है? अपोजिट लग रही है। अगर मैं मान लो कि लॉकिंग टूटेगी, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि लॉकिंग टूटेगी मान लो 4 न्यूटन पे, 4 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो लॉकिंग टूटेगी। अब मैं 3 लगा रहा हूँ, लॉकिंग टूट नहीं रही, लॉकिंग टूट नहीं रही, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है उस केस में? फ्रिक्शन फोर्स उस केस में 3 ही लग रहा है। अगर आप 3 फोर्स लगा रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को एडजस्ट करके 3 बना रहा है, ताकि जितना आगे फोर्स लग रहा है उतना ही पीछे फोर्स लग रहा है और ये नहीं चल रहा है। समझे मेरी बात? अगर आप फोर्स लगा रहे हो 3.5 का, तो भाई 4 न्यूटन के फोर्स पे लॉकिंग टूटेगी, तो फ्रिक्शन कितना लगा रही है? 3.5 लगा रही है। फ्रिक्शन कितना लगा रही है? 3.5 लगा रही है, ठीक है। अगर आप लगा रहे हो 3.8 न्यूटन का फोर्स, तो फ्रिक्शन भी 3.8 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। अगर आप लगा रहे हो 5 न्यूटन का फोर्स, अगर आप लगा रहे हो 5 न्यूटन का फोर्स, अब 4 न्यूटन पे लॉकिंग टूट जाएगी। लॉकिंग टूटने के बाद, लॉकिंग टूटने के बाद ये ब्लॉक मूव करेगा, फ्रिक्शन तब भी लग रही होगी, फ्रिक्शन तब भी लग रही होगी अगर रफ सरफेस है। अगर सरफेस कैसा है? रफ। आगे जाकर जब मैं फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। और तब फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ अलग होगी, तब क्या होगी, फ्रिक्शन के टाइप क्या है, सारी बातें डिटेल में करेंगे। फिलहाल मैंने फ्रिक्शन के बारे में रफ सा बेसिक सा नॉलेज दे दी, ठीक है ना। अब पढ़ाता हूँ आपको कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या पढ़ाता हूँ? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में नॉर्मल रिएक्शन पढ़ते हैं। चलो, नॉर्मल रिएक्शन पढ़ना बड़ा जरूरी है यार, बहुत जरूरी, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन ना समझ में आया तो कुछ समझ ना आया भाई, कुछ भी नहीं आया। चलो नॉर्मल रिएक्शन पढ़ाता हूँ। फिर से वही एग्जांपल लेता हूँ, बेसिक देसी एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान समझो। मैंने क्या करा, ये ब्लॉक है, क्या है ये? ब्लॉक एम मास का, टेबल के ऊपर रख दिया, टेबल के ऊपर रख दिया इस ब्लॉक को। क्या होगा? क्या होगा बेटा? अगर ये चुपचाप से पड़ा है तो एक बात बता दो, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। क्या बनाने लगा हूँ? फ्री बॉडी डायग्राम। नाम सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या चीज़ है। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। मैं बताता हूँ होता क्या है इसमें। इसमें करते क्या है हम? फ्री बॉडी डायग्राम मैं ये बनाऊँगा। इसमें क्या करते हैं हम? इस डायग्राम में क्या करते हैं? इस डायग्राम में हम बॉडी के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस देख लेते हैं, भैया कहाँ कहाँ फोर्स लग रहा है और कितना कितना लग रहा है, ठीक है। बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस देखते हैं। सबसे पहला काम होता है इसका, बॉडी को सेपरेट कर दो। क्या कर दो? बॉडी को सेपरेट। रियलिटी में ऐसे ही पड़ी है, लेकिन डायग्राम में सेपरेट करके दिखाऊंगा, देखो कैसे। ये ब्लॉक है, ध्यान से समझना बेटा, एम मास का, और ये इसको हटा देते हैं, ये टेबल है, मैंने सेपरेट कर दिया। रियलिटी में सेपरेट नहीं है, रियलिटी में तो ब्लॉक टेबल के ऊपर ही रखा है, ब्लॉक टेबल के ऊपर ही रखा है। अच्छा एक बात बताओ, इस ब्लॉक पे बात करता हूँ, ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लग रहा है? आप मुझे सिंपल सी बात बताओ, ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लग रहा है? ब्लॉक पे अगर टेबल ना होता तो क्या होता? ब्लॉक नीचे गिर जाता। इसका मतलब ब्लॉक पे ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी लग रही है ब्लॉक पे, mg। कितना फोर्स लग रहा है? mg। कौन सा फोर्स है ये? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा? इस ब्लॉक पे ग्रेविटी लग रही है कि नहीं लग रही है? बिल्कुल लग रही है। फोर्स कितना लग रहा है? mg। सही है। क्या ये ब्लॉक टेबल को दबा रहा है? देखो, क्या ये ब्लॉक टेबल को कंप्रेस कर रहा है? हाँ कर रहा है। कैसे कंप्रेस कर रहा है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यानी इस ब्लॉक ने, ध्यान से देखो, इस ब्लॉक ने, इस टेबल को बना रहा हूं मैं, टेबल के ऊपर नीचे फोर्स लगाया, ब्लॉक ने टेबल पे नीचे फोर्स लगाया, ठीक है। कितना लगाया? n फोर्स लगाया, ठीक है। नॉर्मल फोर्स ये होता है नॉर्मल रिएक्शन मतलब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन मतलब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके बारे में 2 बातें पता होनी चाहिए। क्या? एक तो ये लगता है परपेंडिकुलर टू सरफेस, भैया सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। सरफेस आपका ऐसा है तो ये फोर्स ऐसे लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा। दिख रहा है आपको परपेंडिकुलर मैंने बना रखा है। सबसे पहली बात ज्ञान की
कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कैसा लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दूसरी बात, ये इस प्रकार से लगता है कि ये कंप्रेस कर रहा हो, जैसे ये क्या कर रहा हो, कंप्रेस कर रहा हो बॉडी को। कंप्रेसिव है नेचर में। कैसा है नेचर में, कंप्रेसिव। देखो मैं समझाता हूँ आपको कैसे। एक तो समझ में आ गया, परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है, सही बात। इस ब्लॉक ने इस टेबल को दबाया एन फोर्स, तो ब्लॉक ने टेबल के ऊपर एक्शन किया, ब्लॉक ने टेबल के ऊपर एक्शन किया। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, न्यूटन थर्ड लॉ कहते हैं। तो इस एक्शन का रिएक्शन किस पे लगेगा, ब्लॉक ने टेबल पे एक्शन किया, तो टेबल ने ब्लॉक पे रिएक्शन किया, एन ही किया, इक्वल एंड ऑपोजिट ये रिएक्शन हुआ। एन फोर्स से ब्लॉक ने टेबल को दबाया, दोबारा समझो, एन फोर्स से ब्लॉक ने टेबल को दबाया, टेबल ने उतना ही फोर्स ब्लॉक पे लगाया, टेबल ने उतना ही फोर्स ब्लॉक पे लगाया। अब ध्यान से देखो सरफेस को, ये सरफेस है, ये सरफेस है। क्या ये ब्लॉक इस सरफेस को कंप्रेस कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। नीचे फोर्स लग रहा है ना, तो क्या कर रहा है, इसको ऐसे कंप्रेस कर रहा है। क्या कर रहा है, कंप्रेस। टेबल को क्या कर रहा है, कंप्रेस। क्या ये टेबल ब्लॉक को कंप्रेस कर रहा है? हाँ, देखो ना बेटा, ब्लॉक ऐसे है, ये ब्लॉक है, ये टेबल है, तो सबसे पहली बात है टेबल ने ब्लॉक को कंप्रेस किया, ऐसे दबा रहा है, तो टेबल भी तो ब्लॉक को ऊपर की तरफ कंप्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बेटा कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेसिव है नेचर में, परपेंडिकुलर लगता है सरफेस की। दो बातों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब देखो, क्या ये ब्लॉक चुपचाप से पड़ा हुआ है या कोई हिल डुल रहा है? टेबल को तोड़ के नीचे तो धंस नहीं गया ना, ऊपर उड़ गया। इसका मतलब जितना ब्लॉक पे नीचे फोर्स लग रहा है, ब्लॉक पे दो बातें हैं यहाँ पे, टेबल ब्लॉक अलग अलग हैं। जितना ब्लॉक पे नीचे फोर्स लग रहा है उतना ही ब्लॉक पे ऊपर फोर्स लग रहा है। तो ऊपर, ब्लॉक के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है, एन। ब्लॉक पे नीचे की तरफ फोर्स कौन सा है, mg, तो n बराबर है mg। तो जितना बॉडी, जितना इस ब्लॉक का वेट है, उसी वेट से, यहां से प्रूव हो गया, जितना ब्लॉक का वेट है, वेट कितना है ब्लॉक का, mg, जितना ब्लॉक का वेट है उसी वेट से ही क्या कर रहा है, ये इसको दबा रहा है, उसी वेट से इसको क्या कर रहा है, ये दबा रहा है। इसकी एक कहानी समझ में आई होगी, दूसरी कहानी समझाता हूँ। फिर से मान लो यही ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे मैंने ऊपर से एक 5 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया, इस ब्लॉक पे मैंने ऊपर से 5 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया। चलो अब कहता फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, बना देते हैं, कोई तोप मार नहीं है। लो, मैंने क्या करा, अलग कर दिया, टेबल अलग कर दिया, ब्लॉक अलग कर दिया। हाँ जी, चलो बहुत सुंदर। ब्लॉक का वेट नीचे mg, बहुत बढ़िया। ब्लॉक पे एक फोर्स हो रहा है, कहाँ है, नीचे, कितना कितना, 5 न्यूटन है भाई, है, बिल्कुल है, 5 न्यूटन। ब्लॉक टेबल को दबा रहा है कि नहीं दबा रहा है, दबा रहा है, एन से एक्शन। इस एक्शन का रिएक्शन कौन करेगा, टेबल किस पे करेगा, ब्लॉक पे, रिएक्शन एन। समझ में आई बात या नहीं आई? ये न्यूटन है, समझ जाओ आप इसको, ठीक है ना। एन हटा रहा हूँ कि आपको ऐसा ना लगे वो भी एन है, ठीक है ना, वो यूनिट है, न्यूटन लिख देता हूँ यार, परेशान मत हो। ये एन फोर्स है, वो न्यूटन यूनिट है, ठीक है ना, खैर न्यूटन, ठीक है। अब अगर आपसे पूछूं मैं कि ब्लॉक, फिर से ब्लॉक क्या कर रहा है, चुपचाप पड़ा है, ब्लॉक तो कुछ भी नहीं कर रहा है, तो ब्लॉक पे नीचे लगने वाला फोर्स कौन सा है, बताओ, नीचे लगने वाला फोर्स कौन सा है, 5 और वेट, दो ही तो है। ब्लॉक पे देखो, ब्लॉक में नीचे लगने वाला 5 और वेट, 5 और mg नीचे लग रहा है। क्या ब्लॉक चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर लग रहा होगा, तभी तो नहीं चल रहा है। अगर भैया नीचे ज़्यादा लग जाएगा, ऊपर कम लगेगा तो नीचे चल पड़ेगा, ऊपर ज़्यादा लग जाएगा, नीचे कम लगेगा तो ऊपर चल पड़ेगा। अगर वो नहीं चल रहा है, इसका मतलब ब्लॉक पे जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर लग रहा है। तो 5 + mg लग रहा है नीचे, डाउन। अब कितना लग रहा है, n। तो अब देखो, अब n क्या वेट है, नहीं, अब n वेट प्लस ये 5 न्यूटन जो एक्स्ट्रा था वो भी है। समझ में आई? तो ऐसा नहीं रटना कि n वेट ही होता है, कि ब्लॉक जो सरफेस को दबाता है वो वेट के बराबर फोर्स होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं रटना।
ठीक है ना, वो एक्स्ट्रा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। ये तो कहानी थी ब्लॉक की, चलो टेबल की हटता हूँ। अब टेबल पे लग गया एन एक्शन, टेबल पे कितना फोर्स लग रहा है, टेबल पे लग रहा है एन। यहाँ पे टेबल पे कितना लग रहा है एन, यहाँ पे कितना लग रहा है टेबल पे एन, यहाँ पे भी टेबल पे एन, यहाँ पर एन किसके बराबर, एम जी के बराबर। यहाँ पर जो टेबल पे एन लग रहा है वो किसके बराबर, 5 + mg के बराबर। ठीक है, टेबल पे भी फोर्स लग रहा है। आपने क्या करा, टेबल और ब्लॉक का फोर्स अलग अलग पढ़ लिया। मैं एक वैरायटी और समझाता हूँ, और डिटेल में समझाने के लिए इसको और बताता हूँ। कुछ फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाएंगे, चलो डायग्राम बनाएंगे कुछ अच्छे अच्छे, ठीक है ना। 2 तो समझ में आया आपको, तीसरा और समझाता हूँ। 4-5 समझाऊंगा आसान, उसके बाद लेवल बढ़ा दूंगा, ठीक है ना। चलो तीसरा, एक काम करा, ये टेबल है, एक ब्लॉक रख दिया, ये बड़ा एम, इसके ऊपर एक छोटा एम रख दिया। आपसे पूछा जा रहा है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। क्या करोगे, स्क्रीन पॉज करोगे और बनाओगे, ठीक है। उसके बाद स्क्रीन प्ले करके इधर देखोगे, क्या करोगे, देखो अलग अलग कर लो। ये हो गया एम, ये हो गया एम, सही कर लिया अलग अलग। हमने क्या करना होता है फ्री बॉडी डायग्राम में, हर एक के ऊपर फोर्स देखना है मेरे को। इसके ऊपर कितना लग रहा है टोटल, इस पे कितना लग रहा है, और टेबल पे कितना लग रहा है। मुझे तीनों पे फोर्स देखना है और कहाँ कहाँ लग रहा है, ठीक है। सबसे पूर्ण बात, सबसे पहली बात, इस पे वेट लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। इसका वेट नीचे है, सत्यवचन mg। इस पे भी वेट लग रहा है, इसका वेट कहाँ है, नीचे। इन सबका वेट तो नीचे ही होता है बचपन से, ग्रेविटी तो नीचे ही खींचती है, ठीक है ना। mg, बड़ा एम, ये है छोटा mg, ये बड़ा mg, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका ही बना लिया, इसका बना लिया। अच्छा, ऊपर से स्टार्ट करेंगे नीचे की तरफ। क्या इस ब्लॉक ने इस m को दबा रखा है, हाँ या ना। क्या ये छोटा m बड़े m ब्लॉक को दबा रहा है, हाँ दबा रहा है। तो दबाओ, किस फोर्स से दबाया, N1 फोर्स से दबाया, N1, नाम दे दो 1, नाम दे दो 1। इस एक्शन का हुआ रिएक्शन ऊपर, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। बेटा इस ब्लॉक ने, m ब्लॉक ने बड़े m को दबाया N1 से, तो उस N1 का रिएक्शन ऊपर हुआ कि नहीं हुआ, सही है। अच्छा अब समझो, क्या ये बड़ा m इस टेबल को दबा रहा है, हाँ ये बड़ा m टेबल को दबा रहा है। किस फोर्स से दबा रहा है, N2 से। किस फोर्स से दबा रहा है बेटा, N2 से। ये N2 कौन सा फोर्स है, N2 फोर्स है फोर्स एक्सर्टेड बाय m, कैपिटल M ऑन टेबल, ठीक है। तो एक्शन किया, तो टेबल किसके ऊपर रिएक्शन करेगा, m के ऊपर। टेबल ने m पे रिएक्शन किया, N2 के बराबर का। किसके बराबर का, N2 के बराबर का, सही है। चलो सबसे पहली बात, क्या ये ब्लॉक चुपचाप से पड़ा हुआ है, हाँ चुपचाप से पड़ा हुआ है। तो इस ब्लॉक पे ऊपर कितना लग रहा है, N1। इस ब्लॉक पे, इसी ब्लॉक पे नीचे कितना लग रहा है, mg, सही बात। क्या ये ब्लॉक चुपचाप से पड़ा हुआ है, हाँ। तो इस ब्लॉक पे ऊपर कितना लग रहा है, ऊपर N2। नीचे कितना लग रहा है इस ब्लॉक के ऊपर, इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ फोर्स, एक तो ये वेट है और एक ये N1 भी तो है, ये N1। बेटा N1 भी तो नीचे लग रहा है, ये एरो नहीं दिख रहा आपको, ये कहाँ लग रहा है, नीचे। ये भी कहाँ लग रहा है, नीचे। तो इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ फोर्स mg और N1, बड़ा mg और N1। तो N2 की वैल्यू क्या आ गई, बड़ा mg और छोटा mg, सही है, पक्का। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्मॉल ब्लॉक ऑन बिगर ब्लॉक, कितना, mg। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय बिगर ब्लॉक ऑन स्मॉल ब्लॉक, तब भी mg। बेटा स्मॉल ने दबाया बड़े को N1 से, एक्शन किया और इसका एक्शन का हुआ रिएक्शन, ये दोनों ही N1 है। फिर इस m ने टेबल को दबाया N2 से, टेबल ने इस एक्शन का रिएक्शन किया किसके ऊपर, m के ऊपर N2, समझे। बोलो समझ में आया। एक और समझाता हूँ आसान, ठीक है, चौथा समझाता हूँ। डिटेल में समझो भाई, गड़बड़ मत कर लेना, ठीक है। ये डायग्राम नहीं बनाएंगे तो कुछ समझ आने वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कुछ भी समझ में आने वाला। चलो एक काम करते हैं, दीवार के कोने पे चलते हैं। ये दीवार का कोना है, ठीक है, टिक 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 टिक। ये दीवार है, इधर भी नीचे, नीचे तो फर्श है, सामने दीवार नीचे फर्श, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने किया, एक तो ये ब्लॉक है,
देखो ध्यान से, एक ये ब्लॉक है, ध्यान से देखो, है कि नहीं, पक्का। एक ये ब्लॉक है, मैं जान के ले रहा हूँ, कई सारे ब्लॉक ले लिए, 3 ब्लॉक ले लिए। दिख रहे हैं कौन कौन से ब्लॉक है? 1 2 3। इसका नाम हो गया M1, इसका नाम हो गया M2, इसका नाम हो गया M3। सही है। इस M1 पे इधर की तरफ एक फोर्स लगा रहा हूं, F, ठीक है, और कहीं कोई फोर्स नहीं लगाया मैंने, ठीक है। ये डायग्राम की मैंने, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब तीनों ब्लॉक पे कौन कौन सा किधर लग रहा है फोर्स, सारे बता दो। बता देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सही बच्चे तैयार हैं बनाने के लिए? सबसे पहला काम बताओ, सबसे पहला काम, दीवारें अलग करेंगे, ब्लॉक अलग करेंगे। कर दिया, ये लो, ये दीवार और ये दीवार अलग कर दी। M1 अलग कर दो, ऊपर उठा दो इसको भी, जहाँ जहाँ कॉन्टैक्टर हटा दो। ये M1, फिर एक और M2, फिर इसके ऊपर एक M3, एक दीवार ये है, नीचे फर्श है। सही है, ऐसा ही है। चलो अब एक काम करते हैं, क्या करोगे? अच्छा एक बात बताओ, ये जो F लग रहा है ये कहाँ पे लग रहा है? ये M1 पे लग रहा है, M2 पे लग रहा है, M3 पे लग रहा है, ये लग रहा है M1 पे। तो बना लो एक फोर्स, तो ये हो गया। सही है। अच्छा इसका वेट कहाँ लग रहा है? इसका वेट नीचे, बचपन से नीचे। कितना लग रहा है? और M1G। अच्छा इसका वेट कहाँ लग रहा है? इसका भी नीचे। कितना लग रहा है? M2G। अच्छा इसका वेट कहाँ लग रहा है? नीचे। कितना लग रहा है? M3G। सही है, पक्का? यहाँ तक तो कर ही लोगे। अरे यहाँ तक तो कोई बालक नहीं होगा जो नहीं कर सकता, है ना? सभी कर सकते हैं। चलो इसकी बात करता हूँ, 1 की। अच्छा एक बात बताओ, इस M1 वाले ब्लॉक ने क्या ग्राउंड को दबा रखा है? हाँ दबा रखा है। किस फोर्स से दबा रखा है? दबाएगा तो परपेंडिकुलर दबाएगा, ये दबा दिया, ये परपेंडिकुलर दबाया N1 फोर्स से। इस एक्शन का रिएक्शन लगाओ ऊपर N1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सही है, पक्का? ठीक है। क्या इस M3 वाले ब्लॉक ने M2 को दबा रखा है? हाँ दबा रखा है। किस फोर्स से? N2 से। N3 मान लो, 3 है तो 3 मान लेते हैं इसको, ठीक है ना? इस M3 ने M2 को दबाया N3 फोर्स से। इस एक्शन का रिएक्शन N3 पे ऊपर, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितने से इसने इसको दबाया उतना ही इसने ऊपर इसको दे दिया। एक्शन का रिएक्शन लगना ही है। सही है। अच्छा क्या इस M2 ने ग्राउंड को दबा रखा है? हाँ दबा रखा है। किस फोर्स से? N2 से। N2 से। इस एक्शन का रिएक्शन किधर? इस एक्शन का रिएक्शन किधर? ऊपर। इस एक्शन का रिएक्शन ऊपर ही तो होगा, इसके ऊपर ही तो N2। इतने ही फोर्स लग रहे हैं, देख लो कोई और तो नहीं लग रहा कहीं और? देखना जरा 1 मिनट, और कोई फोर्स नहीं लग रहा? सोचो, स्क्रीन पर करके सोचो, क्या कोई और फोर्स लग रहा है किसी के बीच में? हाँ अभी 2 फोर्स भूल रहे हो। कौन कौन से भूल रहे हो? एक तो इन दोनों के बीच में लग रहा है, आपस में दबा रखा है ना, और एक इस M2 ने दीवार को दबा रखा है आगे, वो भी तो लग रहे हैं। चलो M1 M2 ने आपस में दबाया। अब सरफेस कैसा है? अब सरफेस है ऐसा, तो कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कैसा लगेगा? परपेंडिकुलर ऐसा। बेटा इसके लिए सरफेस ऐसा था तो फोर्स लग रहा था ऐसा, परपेंडिकुलर। अब सरफेस ऐसा, बेटा ये कॉमन सरफेस ऐसा है कि नहीं है? तो कॉन्टैक्ट फोर्स कैसा लगेगा? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर। तो F ने दबाया M2 को इधर, तो दबाया किसको? दबाया M2 को। भैया ये लो M2 को दबा दिया। और किससे दबाया? मान लो R1 से। किस फोर्स से दबाया? R1 फोर्स से। F ने, इस M1 वाले ब्लॉक ने M2 वाले ब्लॉक को दबाया उधर R1 फोर्स से। तो इस एक्शन का रिएक्शन किसको मिलेगा? इसको। किधर मिलेगा? इधर। तो दो ये लो दे दिया। इसका एरो इधर मत घुसा देना, उसका एरो इधर मत घुसा देना, बहुत ध्यान से बनाना है, ठीक है ना? नहीं तो क्वेश्चन नहीं हल होंगे। सबसे पहला काम तो यही आना चाहिए आपको।
सही है, दोनों के बीच में R1 है। अच्छा, M2 ने इसको दीवार को दबाया, बिल्कुल दबाया। M2 ने दीवार को किधर दबाया, M2 ने दीवार को किधर दबाया, उधर। किस फोर्स से, R2। इस एक्शन का दीवार रिएक्शन किसको देगी, M2 को, किधर, इधर, तो 2 तो R2। सही बात, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मतलब कोई नहीं चल रहा, नेट फोर्स 0 है, ठीक है। तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, M1 के ऊपर इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y, ठीक है। इधर x है बचपन से, ऊपर y है बचपन से, ठीक है। M1 पे x एक्सिस में, किस में पढ़ रहा हूँ, x एक्सिस में, हाँ जी x में, x तो इधर है, ठीक है। तो इधर की तरफ लग रहा है F उसका, और इधर की तरफ कितना लग रहा है, M1 पे इधर की तरफ कितना लग रहा है, R। क्या ये M1 इधर चल रहा है, ना। क्या ये M1 इधर चल रहा है, ना। इसका मतलब दोनों बराबर, F बराबर R1। बोलो समझ में आया, समझ में आया। इसके ऊपर लग रहा है इधर भी फोर्स और इधर भी फोर्स, दोनों बराबर होंगे तभी नहीं चलेगा, नहीं तो ये चल पड़ेगा भाई। अगर ये ज़्यादा हो गया इससे तो ये उसके अंदर धंस जाएगा, अगर ये ज़्यादा हो गया इससे तो ये पीछे भाग जाएगा। ये दोनों बराबर होंगे तभी तो रुका रहेगा, रुका हुआ है, ठीक है। इसी का वाई में, हाँ जी, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में N1। इसी के ऊपर नीचे कितना लग रहा है, M1G बराबर है। क्यों बराबर है, फिर से मैं बता चुका हूँ क्यों बराबर है, क्योंकि ना तो ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे आ रहा है, ये चुपचाप से पड़ा है, ठीक है। चलो M2 के ऊपर राइट लेफ्ट x में, M2 पे ध्यान से, M2 को देखो, दिख रहा है। तो M2 पे उधर कितना लग रहा है, R1, सही है। इस M2 पे इधर कितना लग रहा है, R2। ये दोनों बराबर होने चाहिए। क्यों बराबर होने चाहिए, नहीं चल रहा ना, तो R1 बराबर R2। सही बात, बहुत बढ़िया। Y M2 पे मेरे भाई ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ। देखो ऊपर की तरफ कौन है, देखो सबसे पहले बात तो ये N2 है, N3 है, M2G, ठीक है ना। Y में तो यही है। तो N2 ऊपर है या N3 ऊपर है, देखो M2 के ऊपर है N2 भी और N3 भी। तो ऊपर कौन सा है, ऊपर है N2। नीचे कौन सा है, नीचे है M2G और N3। बेटा इस M2 ब्लॉक के ऊपर नीचे की तरफ लग रहा है M2G, और N3 भी तो नीचे ही लग रहा है, M2G और N3। सही है, बहुत सुंदर। M3 के ऊपर, M3 पे को राइट लेफ्ट में तो फोर्स लग ही नहीं रहा, ठीक है ना। M3 पे ऊपर कितना लग रहा है, N3। M3 पे नीचे कितना लग रहा है, M3G, बराबर होने चाहिए। ये इक्वेशंस बन गई, फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। फ्री बॉडी डायग्राम तो आपको आना चाहिए। आपको कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, कहाँ कहाँ लग रहे हैं, सब पता होना चाहिए। आपसे क्या क्या पूछ सकता है, सवाल सुनो। सवाल आपसे पूछेगा, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय M2 ऑन वॉल। फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय M2 ऑन वॉल। कितना, M2 वॉल पे कितना लगा रही है, R2। R2 किसके बराबर है, R1 के। R1 किसके बराबर है, F के। तो जितना इधर लगाया उतना ही लग रहा है। इधर अगर 3 न्यूटन का लगाया था, 3 न्यूटन का फोर्स लगाया था, तो दीवार पे भी कितना लग रहा है, 3 न्यूटन ही लग रहा है। तो प्रूव हो गई ना ये बात, ये ठीक है ना। आपसे पूछ सकता है, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय M1 बाय M2। फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय M2 ऑन M1। हाँ जी, M1 के ऊपर किधर फोर्स लगा रहा है और कितना लगा रहा है, M2 M1 के ऊपर, तो ये R1 लगा रहा है, ये वाला R1, और M1 M2 पे कितना लगा रहा है, ये वाला R1, और R1 फिर से किसके बराबर है, F के बराबर है। तो ऐसे कई सवाल पूछ सकता है आपसे, बड़े छोटे छोटे सवाल है। लेवल अभी भी बहुत आसान है, मैं लेवल बढ़ाऊंगा, ठीक है।